और यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मॉडल पेपर 2023-24 के लिए कृषि शस्त्र विज्ञान के कक्षा 11 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो कक्षा 11 शस्त्र विज्ञान है उसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आएंगे, कितने MCQ रहेंगे, कितने आपके निश्चित के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे, वो सभी को इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं सभी के, तो वही मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जो इसके अदर जो सब्जेक्ट है उनके भी ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर जो है आपके अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बन जाएगी, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी पुराने जो पेपर हुए हैं उन सारे की वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन हैं, आप लोग भी ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप लोगों को आपस में जो भी आपका कंटेंट है वो आप शेयर कर सकें एक दूसरे से। ठीक है, कंटेंट का मतलब जैसे कि आपका कोई मटेरियल है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई पेपर है, वो आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं आज की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये शस्त्र विज्ञान का आपका पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। अब समय कितना मिलता है ये सब आप लोग यहाँ पर देख लो ना, कि कितना आपको समय मिलेगा, वहाँ पर कितना समय मिलेगा, और इसमें क्या है कि आपको कितना जो है पूर्णांक कितना रहेगा। तो पूर्णांक आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्णांक इसका कितना रहने वाला है। ठीक है, तो पूर्णांक आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्णांक आपका 50 रहेगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित किए गए। मतलब कि जो है आपका 3 घंटे का आपको लिखना होगा और 15 मिनट के लिए जो है आपको पेपर दे दिया जाएगा ताकि आप पढ़ सके पहले। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सभी प्रश्न जो है देने अनिवार्य होते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी सभी के प्रश्न के उत्तर देना आपको अनिवार्य होता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक होगा, कोई क्वेश्चन है उसके नीचे एक अथवा लगा के जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ऊपर वाला भी करें आप इसको भी करें। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों में आप देख सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गेहूं की बौनी जातियों के जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है डी कंडोले को कहा जाता है, सेकंड है रॉबर्ट ब्रेडवुड को कहा जाता है, एंड थर्ड है आपका डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, और ऑप्शन 4 है आपका वेविलियो। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा तो वो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्हें ही जानते हो, इन्हें ही विश्व में हरित क्रांति का जनक भी इन्हीं को माना जाता है विश्व में। यानी कि विश्व में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। वहीं अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भारत के जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है या हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन इंडिया में। यानी कि भारत में जो है आपका इंडिया में कौन हो जाएंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता, हरित क्रांति के? तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनका हाल ही में सितंबर में इस बार जो है डेथ हो गई है। ठीक है, बहुत मतलब कि एक प्रकार से अपने यहाँ पर जो अनाजों के उत्पादन स्टार्ट हुआ था, जो पहले इतना नहीं होता था, जो हरित क्रांति आई थी 1966 में, उससे जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होने लगा। ठीक है, तो इसके लिए श्रेय किसको जाता है? तो भारत में जो है MS स्वामीनाथन को जाता है, और विश्व में जो है आपका डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बौनी को इसमें जनक भी इन्हीं को होगा, क्योंकि जब ये भारत में जब बौनी किस्में आई थी तभी उपज जो है बढ़ी थी, इसलिए इसको उससे भी कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, हरित क्रांति से। नेक्स्ट है बुआई की सही पद्धति किस फसल से संतुष्ट है? मतलब कि किस फसल में अपनाना चाहिए ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें मतलब सघन इंटीग्रेटेड जो है आपका राइस में की जाती है। मतलब कि एक प्रकार से बहुत सघन एकीकृत जो है फसल प्रणाली होती है, उसी प्रणाली में आपको उसमें करना होता है। ठीक है, तो ये आपको या डायरेक्ट आपको इसी प्रकार से मिलेगा, SRI के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको श्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप किस के लिए आप होती है ये, तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा धान के लिए। किसमें?
धान के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट आपका गन्ना पकने पर वृक्ष के प्रतिशत कुल विलेय लेवल, इसका मतलब क्या होता है? देखो जब गन्ना पकने वाला होता है तो उसमें जो एक सॉरी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गन्ने में क्या होता है, सुक्रोज होता है। जो सुक्रोज होता है इसी कारण जो है आपका गन्ना क्या होता है, मीठा होता है। अब सुक्रोज की जो यूनिट होती है उसको मापा किस में जाए, तो वृक्ष में ना मापा जाता है। इसका आप देखेंगे क्या होता है, TSS, टोटल सॉल्वेंट सॉलिड, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे SST, इस प्रकार से आपको कहीं कहीं टर्म देखने को मिलेंगे। तो टोटल सॉल्वेंट सॉलिड ये ब्रिक्स का होता है। ब्रिक्स ये एक पैमाना होता है जिससे हम माप सकते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत जो है कुल विलेय लवण प्रेजेंट हैं। तो उस अवस्था पर अगर हम गन्ने को हार्वेस्ट करें तो अधिक जो है उसमें सुक्रोज होगी, ठीक है। ब्रिक्स तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अधिक सुक्रोज होगी, यानी ब्रिक्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो उसी अवस्था पर हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि उसी अवस्था पर हमें फसल की कटाई करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक जो हमें लाभ मिल सके। तो ये कितना होना चाहिए, तो ये आपको इसके कितने होने चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गा का सेकेंड, यानी कि 17 से ऊपर। कहीं कहीं आपको 16 भी मिलेगा, तो ये ठीक है। तो 17 से ऊपर, ठीक है, 17 या 16 से ऊपर ही रहेगा। 16 से ऊपर या 17 से ऊपर आपको मिला, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है कि ऑप्शन में कैसे हिसाब से दिया है। ये आप मान लीजिए 16 से ऊपर ही रहता है, ठीक है। इतना अगर ऊपर है तब तो ठीक है, उस समय आपको गन्ने को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी में पूछा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है धान। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। और कहाँ पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं, नर्सरी अवस्था में दिखाई देते हैं। जब नर्सरी हम लगाते हैं धान की उसी समय जिंक के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले कहाँ पर खोजा गया था खैरा रोग, ये भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं GBPUAT, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो आपकी पंतनगर उत्तराखंड में है, वहाँ पर जो है सबसे पहले खोजा गया था। ये भी आप इसको याद रखिएगा कहाँ पर खोजा गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रमुख पोषक तत्व नहीं है। आप लोगों को पोषक तत्व पता होंगे जैसे कि NPK, ठीक है। ये आपके जो होते हैं मेजर होते हैं, मतलब कि प्रमुख होते हैं। कुछ होते हैं जो प्रमुख ज़्यादा नहीं होते हैं। तो NPK जो होते हैं जो प्रमुख होते हैं, जिन्हें प्राइमरी भी कहते हैं, जिसे प्राथमिक कहते हैं, जिसे प्राथमिक तत्व भी कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि NPK यानी कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन आपका इसमें है, पोटास है, फास्फोरस है। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा है, देखो यहाँ पर नहीं पूछा है। तो नहीं में आपका क्या हो जाएगा, गंधक। गंधक किसे कहते हैं, सल्फर को कहते हैं। सल्फर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं, ठीक है। इसीलिए आप जब देखते होंगे H2SO4, इसे गंधक का क्या जो कहा जाता है ना, गंधक का तेल या गंधक का हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सल्फर होता है। तो ये आपके टोटल 5 नंबर जो यहाँ से बनेंगे MCQ के, क्योंकि आप लोग क्या कोशिश करिए, क्योंकि 50 नंबर पेपर आता है तो कम से कम 5 नंबर आपके इसमें MCQ में आप पूरा ले लें और निश्चित के। तो 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ से सही हो जाएंगे। आपकी पासिंग मार्क्स 17 होती है, तो उससे और अच्छा कर सकते हैं आप, ठीक है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े, अभी मतलब तैयारी नहीं इतनी अच्छी कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपका जो निश्चित वाला पोर्शन है और आपका जो है ये विकल्पी है, ठीक है। ये मैं अच्छी तरीके से कवर करा दूंगा तुमको लोगों के लिए जो MCQ माध्यम से। बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब पेपर आएगा उसके पहले मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैसे आपको लिखना हो, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन रखना नहीं पड़ेगा, बस छोटा सा आपको जो है हेडिंग वाइज में कुछ की पॉइंट बता दूंगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निश्चित प्रश्नों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निश्चित प्रश्न में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम की बीज की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। उसको कितनी जो बीज होती है सीड की, यानी कि सीड रेट आपको कितनी आवश्यकता होती है। तो सीड रेट की आप कह सकते हैं कि 25 से 30 kg, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर जो है आपका सीड की आवश्यकता होती है। 25 से 30 kg, 25 से 30 kg होती है। नेक्स्ट आपका संकर मक्के की 2 जातियाँ लिखिए, मैंने कि वैरायटी जो है आपका संकर मक्का, जैसे कि हाइब्रिड मक्का जिसे बोलते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, जब 2 पेरेंट की क्रॉस करके जो तीसरा पेरेंट बनाया जाता है, जैसे कि एक ये है वैरायटी, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल, इसका मेल फीमेल मिलाकर जो है तीसरी जो तैयार की गई जिससे सी होता है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। इसी बोलते हैं F1, कहीं आपको F1 लिखा मिले F1,
F1 इस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। तो इसकी वैरायटियों का आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं गंगा, गंगा बहुत फेमस वैरायटी, गंगा सेकेंड, शक्तिमान, शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान 1 2 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। त्रिशूलता, इस प्रकार से काफ़ी सारी आपको वैरायटी देखने को मिलेंगी, तो कोई भी आप लिख सकते हैं दो छोरी, ठीक है। सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज लिखिए, सरसों की उपज कितनी होती है पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर देखिए उपज वगैरह जो है आपको ये किसी एक बुक में निश्चित नहीं मिलेगा और ना ही निश्चित आपके खेत में होगा, लेकिन एक आइडिया होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछे सरसों की उपज लगभग कितनी होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आपसे कोई पूछे आलू की उपज कितनी होगी, अगर आप कहें 5 कुंटल होगी 1 हेक्टेयर में, ठीक है, तो आप कितना गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसमें उसकी उपज जो होती है वो 100 200 300 400 कुंटल तक जाती है। तो कम से कम इतना तो पहुँचिए कि उसके अराउंड में पहुँचे, ठीक है। यही आपसे उपज पूछने का पीछे रीज़न होता है, ठीक है। थोड़ा आप समझिए इसमें, कहीं की आपकी जो किताब में लिखी होगी वो किसी किताब में ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, और एक्चुअल में उपज उतनी मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आइडिया के हिसाब से आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि आप उसी के आसपास में बताएं। तो इससे कि इसमें आप कह सकते हैं 20 से 25 क्विंटल तक हो जाती है पर हेक्टेयर, ठीक। नेक्स्ट है चने की एक ये इसमें आपको करेक्शन कर लीजिएगा, चने की एक उकठा रोधी प्रजाति है। उकरा रोधी का मतलब होता है विल्ट, ठीक है, यानी कि फिजोरियम विल्ट एक प्रकार की बीमारी होती है, उकठा रोग, जिसमें देखते होंगे पौधा कहीं सभी पौधे लगे हैं, उनमें से किसी एक पौधा क्या होता है वो मतलब सूख जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा तुम देख सकते हो अरहर में। अरहर जब पौधा देखोगे उसमें कई सारे जब पौधे लगे होते हैं, उसी के बीच में कोई पेड़ आपको लगेगा कि वो सूख गया है। तो सूख क्यों जाता है, क्योंकि उसमें उकठा रोग एक होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो उस उकठा रोग की रोग रोधक जो आपकी रेजिस्टेंट वैरायटी है समझ लो, जिनमें वो ना फैले, ठीक है। अवरोधी का मतलब जो उसका विरोध करे उकठा रोग का। तो ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, एक डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पूसा अवरोधी एक वैरायटी का नाम ही है। पूसा आप समझते हैं, पूसा का मतलब होती है जो वैरायटियाँ IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका दिल्ली से विकसित की जाती हैं जो वैरायटियाँ, उनके आगे जो है आपका पूसा लगा होता है, ठीक है। ऐसे आपको बताता चलूँगा कहाँ पर पूसा लगेगा, कहाँ पर अर्का लगेगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट आपका है आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। आलू की बीज दर कितनी होती है, तो ये आपकी 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगेगी। 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है, क्विंटल में है ये। नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपके 2-2 नंबर के बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, 5 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे ऊपर। जो आपके हैं बहुविकल्पी और अति निश्चित, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ से आप कवर करिए, 10 नंबर यहाँ से, 20 नंबर का पेपर आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 20-20 मिनट की वीडियो बनाकर आपका सॉल्व कराते रहेंगे, ताकि आपको देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक आपके फिंगर ट्रिप पे होनी चाहिए, मतलब कि जो कम से कम 10 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपके धीरे धीरे जो आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको मैं याद कराता रहूँगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या है, आपको वीडियो डेली देखनी होगी, बार बार देखनी होगी बस, ठीक है, वो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो अति की अगर बात करें तो अति के यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया है, ठीक है, मैं इसके आंसर लिख कर लाया हूँ, आगे तुमको दिखाऊंगा। 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम बताइए। एरोइंग क्या होती है, हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। गन्ने का बीज शोधन लिखिए, कैसे करते हैं। तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर मैं लेकर आया हूँ, देखो यहाँ पर। तो जल क्रांतता के 2 कारण लिखिए। जल क्रांतता इसको कहते हैं इंग्लिश में वाटर लॉगिंग, क्या कहेंगे, वाटर लॉगिंग, यानी कि जल भराव जो हो जाता है आपका। तो अत्यधिक वर्षा के कारण ये हो जाता है, जल निकास की उचित प्रबंध ना होने के कारण। जैसे कि नहरों या नदियों के किनारे देखते हो, जहाँ पर नालों के किनारे जो खेत होते हैं वो ज़्यादातर पानी से भरे रहते हैं,
ठीक है। तो वो जब बाहर जाता है पानी, वो निकल नहीं पाता, उचित प्रबंध नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं जल क्रांतता। ठीक है, उसी को बोलेंगे जल क्रांतता। नेक्स्ट है आपका 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम लिखिए। तो इसमें आपके लिख सकते हो यूरिया। यूरिया में आपकी नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 46%। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते होंगे, खुद जो है यूरिया को खेत में डालने के लिए जाते होंगे। जब आप खेत में यूरिया डालने जाते हो तो आपकी जो बोरी होती है, बोरी पर देखना, बोरी पर लिखा होता है 46%। ठीक है, नाइट्रोजन नीम कोटेड। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली सीखनी है, याद नहीं करनी, डायरेक्ट देख कर सीखना है। ठीक है, जो लोग मतलब कि खाद जो है बिखेरने जाते हो खेत में, वो एक बार जरूर चेक करिएगा ये चीज़। ठीक है, इसी प्रकार से डीएपी में भी आपकी 46% क्या पाई जाती है? फास्फोरस पाई जाती है। और 18% जो है आपके 18% जो आपका क्या पाया जाता है? 18% आपका रहेगा नाइट्रोजन। ठीक है, और पोटास इसमें 0% होता है। बीएचयू का आगे एंट्रेंस वगैरह आप देंगे तो उसमें काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन कि डीएपी में पोटास कितने % होती है, तो 0% पोटास नहीं पाई जाती है, खाली जो है आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। और आपके जैसे कि 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम पूछा है तो यूरिया लिख सकते हो, डीएपी लिख सकते हो, अमोनियम सल्फेट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एरोइंग से क्या तात्पर्य है? ये आपके विकल्पी जो आपके अति वाले क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। एरोइंग क्या है? गन्ने में पुष्प निकलने की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं एरोइंग। यानी कि गन्ने का फूल देखे आप लोग, गन्ने से जो फूल निकलता है ऊपर, ठीक है, गन्ने का जो फूल निकलता है, उस जो निकलने की क्रिया है, प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं एरो। क्योंकि इसका पुष्कर्म कैसा होता है, आप बॉटनी में पढ़ेंगे पुष्कर्म, तो इसका पुष्कर्म होता है एरो टाइप का। कैसा? एरो टाइप का। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसकी प्रोसेस बन जाती है एरोइंग। नेक्स्ट है हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। हरी खाद के लिए सनाई का प्रयोग कर लेते हैं, कोटोलेरिया जेंसिया इसको बोलते हैं, कोटोलेरिया जेंसिया। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ढैंचा आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, ढैंचा है, लोबिया है, इन सभी को हरी खाद के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पहले इसको बोया जाता है और फूल आने की अवस्था में, यहाँ पर ध्यान देने की बात है आपकी, फूल आने की अवस्था में, यानी कि फूल जो है उसको आए ना, मतलब फूल आने की अवस्था में हो, ठीक है, तभी जो है उनको जो मिट्टी में पलट देना चाहिए। फूल आने की अवस्था में, ठीक है, उससे पहले मिट्टी में पलट देना चाहिए। इसी को उससे क्या होता है कि हरी खाद जो है उसमें मिल जाती है पौधे को। नेक्स्ट आपका गन्ने का बीज शोधन। गन्ने का बीज शोधन किसके द्वारा किया जाता है? 0.5 ग्राम जो है आपका एग्लोल में 2 मिनट डुबाने से अंकुरण अच्छा होता है। यानी कि कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनका अगर हम प्रयोग करें तो उससे अंकुरण अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए आपका गन्ने का बीज शोधन कर सकते हैं इससे, एग्लोल से। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो ये आपके अति भी हो चुके हैं। अब लघु की कोई बात करें तो लघु के आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं भी आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लघु वाले प्रश्न हैं। तो लघु प्रश्नों में आपके पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे कि प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होते हैं। इनको काफ़ी ट्रिक पूर्वक में पुरानी जो वीडियो है उसमें देखोगे, मैं इसको ट्रिक के माध्यम से काफ़ी बार बता चुका हूँ। नाना पाटकर, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो माइनर जो होते हैं पोषक तत्व, उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सामान्य उपाय क्या होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हरी खाद किसे कहते हैं? हरी खाद, हरी खाद के फसल के नाम लिखिए। जैसे कि आपने को मैंने ऊपर 2 बताए थे, ठीक है, उनकी प्रयोग विधि कैसे हम लोग उनको प्रयोग किया जाता है, किस। अब यहाँ पर प्रयोग विधि में जैसे कि बोया जाता है, उसके बाद कितने दिन बाद जो है पलट देना चाहिए लगभग, और किस अवस्था में पलटना चाहिए, ये सारी जो है की पॉइंट हैं, इन्हीं को आपको इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट आपका चने की खेती का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शीर्षक के माध्यम से, जो भी आपका शीर्षक दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। तो उपयुक्त मृदा बीज दर क्या होती है, उसकी बोने का समय, बीज शोधन का समय क्या होता है, कैसे करते हैं, एक प्रमुख कीट का नाम लिखिए। चने के खेत में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? पॉड बोरर, जिसे फल भेदक भी कहते हैं। ठीक है, या फिर अब देखो यहाँ पर, या फिर इसे लिखो, या फिर इसके बदले जो है आपको ये अम्लीय भूमि किसे कहते हैं, अम्लीय भूमि बनने के कारण और सुधारने की उपाय आपको लिखना है इसमें। ठीक है, ये दोनों में से एक कोई लिखो आप। नेक्स्ट आपका मूंगफली की खेती का वर्णन कीजिए। ये शीर्षक के हैं आपको दिए गए हैं। ठीक है, या करिए या फिर इसके
अपेक्षा आप ये कर दीजिए, ठीक है। सीरी पद्धति क्या होती है उसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है 17 नंबर में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। संक्षिप्त टिप्पणी में जैसे कि अंधी गुड़ाई किसमें की जाती है, तो कई बार आपको बता चुका हूँ गन्ने में होती है, ठीक है। फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र का मतलब होता है कि हर एक कोई क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र पर आपकी जो लैंड है, मान लो एक बार तुम इस पर धान लगाए तो दूसरी बार आप चावल लगा दिए, तीसरी बार आपको फिर इसमें मूंगफली बो दिए, ठीक है। तो मतलब कि लैंड तो आपकी फिक्स है, मतलब कि भूमि जो है आपकी वो फिक्स है, लेकिन आप जो फसल को है एक बार दूसरी फिर तीसरी, मतलब कि फसल जो है बदल बदल कर बो रहे हैं। भूमि सेम है लेकिन फसल को हम बदल बदल के बोएं, उसी को बोलते हैं फसल चक्र। फिर उकठा रोग क्या होता है, जो चने में होता है, आपको बताएं अभी, अरहर में भी होता है। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल जो होता है आपका इस प्रकार से जो है, अभी जो आपका सॉइल वाला चैप्टर पढ़ोगे एग्रोनॉमी में, तो सॉइल प्रोफाइल होता है ऐसे, ऊपर ए ओरिजिन होता है, ए ओरिजिन होता है, बी होता है, फिर सी होता है ओरिजिन, इसी प्रकार से बटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से सॉइल प्रोफाइल होता है। बरसिम के बीज उत्पादन कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको लिखना था, ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो ये टोटल आपका एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर था, मॉडल पेपर, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, आपको इसको क्वेश्चन देखना है और किस प्रकार से क्वेश्चन है, क्या आपके कितने क्वेश्चन बन रहे थे अभी तक और किस हिसाब से आपको आगे तैयारी करना है, उसको आप एनालिसिस करिए अपनी, ठीक है। कितना आप कर सकते थे इस मॉडल पेपर को देखकर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा। और किस वीडियो पर आपको चाहिए, कि मतलब किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।